हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा। इसमें यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे टीम टीचिंग अप्रोच यानी टोली शिक्षण उपागम। टोली शिक्षण उपागम का अर्थ, इट्स मीनिंग। इस प्रविधि का विकास सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। इसके बाद ये प्रत्यय 1960 में ब्रिटेन में पहुंचा। ब्रिटेन में इसका विकास जे फ्रीमैन ने किया। धीरे धीरे इसका प्रयोग स्कूलों और कॉलेजों में किया जाने लगा। शिकागो विश्वविद्यालय के फ्रांसिस चेज के टोली शिक्षण टीम टीचिंग का प्रयोग प्रभावशाली शिक्षण के लिए किया। कॉलेजों में सफल प्रयोग के बाद इस उपागम का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना के प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा। भारत में भी इस उपागम का प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन अभी इसकी सफलता पर संदेह बना हुआ है। समूह शिक्षण भारतीय परिस्थितियों में शिक्षा का एक नया दृष्टिकोण है। समूह शिक्षण या टोली शिक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षण का संयुक्त उत्तरदायित्व लेते हैं। इसमें सामान्यतया 2 या 2 से अधिक शिक्षण भाग लेते हैं। ये शिक्षक शिक्षण की योजना और उसका कार्यान्वयन छात्रों के समूह के लिए मिलकर करते हैं। इस प्रकार की शिक्षण विधियों की योजना, समय तथा प्रक्रिया लचीली रखी जाती है, जिससे शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार तथा शिक्षकों की योग्यता के अनुसार समूह शिक्षण के कार्यक्रम में आवश्यक और इच्छित परिवर्तन लाया जा सके। इस उपागम के अंतर्गत शिक्षकों का समूह पारस्परिक सहयोग के आधार पर शिक्षण एवं मूल्यांकन संबंधी उत्तरदायित्वों को मिलजुल कर निभाते हैं। यह उपागम इस दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण तथा अद्भुत है क्योंकि इसके माध्यम से प्रत्येक शिक्षक अपने प्रभावशाली गुणों और क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकता है। कुछ अध्यापक कक्षा शिक्षण अधिक प्रभावशाली ढंग से कर लेते हैं तो कुछ प्रयोगशाला कार्य में अधिक दक्ष होते हैं तो अन्य सहायक सामग्री के निर्माण में होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक शिक्षक का अपना अनूठा योगदान रहता है। समूह शिक्षण की सफलता शिक्षकों के उचित चयन पर निर्भर करती है। कार्य विभाजन से शिक्षकों का कार्यभार हल्का हो जाता है और उन्हें अपने हिस्से के कार्य को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। छात्रों को इस उपागम में परिश्रम तो अधिक करना पड़ता है, लेकिन अधिगम की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। दल शिक्षण की मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। डेविड वार्विक के अनुसार परिभाषा टोली शिक्षण का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने साधनों, रुचियों एवं दक्षताओं को इकट्ठा कर लेते हैं और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा स्कूलों की सुविधाओं के अनुसार उन्हें प्रस्तुत करते हैं तथा उपयोग में भी लाते हैं। दूसरी परिभाषा है जे लॉयड ट्रम्प के अनुसार दल शिक्षण वह व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक अपने सहयोगियों के साथ शिक्षण नियोजन करते हैं, अनुदेशन करते हैं तथा मूल्यांकन करते हैं और शिक्षकों की विशेष दक्षताओं का लाभ उठाते हुए 2 कक्षाओं से अधिक छात्रों का शिक्षण करते हैं। तीसरी परिभाषा है हैरोल्ड एस डेविस दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक नियमित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के छात्रों के लिए पाठ
का नियोजन तथा सह संबंध स्थापित करते हैं। और अगली परिभाषा है शैपलिन। दल शिक्षण एक अनुदेशात्मक व्यवस्था है जिसमें शिक्षण दल तथा छात्र एक साथ कार्य करते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षण उत्तरदायित्व के साथ अनुदेशन करते हैं। अगला अब हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीम टीचिंग। टोली शिक्षण के उद्देश्य। टोली शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, शिक्षण वर्ग की आकर्षक योग्यताओं, दक्षताओं और उनकी रुचियों का सर्वोत्तम उपयोग करना। नंबर 2, विद्यार्थियों की रुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। नंबर 3, विद्यार्थियों के समूह शिक्षण में लचीलेपन को बढ़ाना। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों का उनकी रुचियों एवं अभिरुचियों के अनुसार समूहकरण किया जाता है। नंबर 4, अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। और नंबर 5, प्रभावी एवं सतर्क अनुदेशन निश्चित करने के लिए। अब हम लोग जानेंगे टीम टीचिंग प्रोसेस। टोली शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण की सैद्धांतिक रूपरेखा सह नियोजन पर आधारित है, किंतु इसके अन्य पक्ष भी हैं। नंबर 1, दल सदस्यों की भूमिका का विशिष्टीकरण। छात्रों का पुनः समूह बनाना, पुनः समय सारणी बनाना, शिक्षण स्थान को पुनः प्रारूप देना, नियोजन के लिए सामान्य समय, अधिगम को अर्थपूर्ण ढंग से एकीकृत करना। और अगला पॉइंट है संसाधन केंद्र स्थापित करना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भूमिका विशिष्टीकरण। दल सदस्यों की भूमिका का विशिष्टीकरण। दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक विभिन्न कार्य प्रभावी ढंग से करते हैं। इसके अंतर्गत एक शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। नंबर 1, निदानी शास्त्री। नंबर 2, सरलीकरण करने वाला। नंबर 3, टेक्नीशियन। और नंबर 4, मूल्यांकन करता। अब हम इन चारों को क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। नंबर 1, निदान शास्त्री, यानी कि छात्रों के अधिगम को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का विश्लेषण करना तथा असफलता का कारण पहचानना। नंबर 2 था आपका सरलीकरण करने वाला, समूह की गतिकी एवं स्वतंत्र अध्ययन द्वारा अधिगम सरलीकरण करना। नंबर 3 है आपका टेक्नीशियन, अनुदेशन के लिए यांत्रिकी का प्रयोग करना। नंबर 4 है आपका मूल्यांकन करता, शिक्षण सफलता का मापन करना तथा छात्रों के व्यवहार परिवर्तन को देखना। कभी कभी शिक्षक को मार्गदर्शक भी बनना पड़ता है और निर्णय भी लेना पड़ता है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट जानेंगे, छात्रों को पुनः समूह बनाना, रीग्रुपिंग स्टूडेंट्स। सामान्यतः एक कक्षा में 35 से 50 छात्र होते हैं। दल शिक्षण में 2-3 कक्षाओं के छात्रों को मिलना पड़ता है। इस प्रकार 100 से 150 छात्र एक साथ बैठते हैं। कभी कभी विषय आधारित छात्र समूह भी बनाने पड़ते हैं। नंबर 3 है आपका पुनः समय सारणी बनाना, शेड्यूलिंग टाइम टेबल। दल शिक्षण के शिक्षकों का छोटा दल छात्रों के बड़े समूह का शिक्षण करता है। ऐसी परिस्थितियों में विषय की आवश्यकता अनुसार समय सारणी बनानी पड़ती है, क्योंकि यह शिक्षण नियमित समय सारणी से नहीं हो सकता। नंबर 4 आता है आपका शिक्षण स्थान को पुनः प्रारूप देना, रीशेपिंग टीचिंग प्लेस। दल शिक्षण के छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण 100 से 50 सामान्य कक्षा कक्ष में शिक्षण आयोजित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से शिक्षण स्थान को नया प्रारूप देने की आवश्यकता महसूस की जाती है। नंबर 5, नियोजन के लिए सामान्य समय, नॉर्मल रूटीन फॉर प्लानिंग। ये स्पष्ट है कि प्रभावी दल शिक्षण के लिए सहयोगी नियोजन आवश्यक है। जब शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग में लाना चाहते हैं अथवा सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहते हैं, तो समस्त शिक्षण दल को नियोजन के लिए सामान्य समय की आवश्यकता होती है। नंबर 6, अर्थपूर्ण अधिगम एकीकरण।
मीनिंगफुल इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग। दल शिक्षण में विभिन्न दक्षताओं के शिक्षक होते हैं और ये आवश्यकता अनुसार अधिगम को अर्थपूर्ण तरीके से एकीकृत करते हैं। सातवां पॉइंट, अंतिम पॉइंट आता है संसाधन केंद्र विकसित करना, डेवलपिंग रिसोर्स सेंटर। विद्यालय में संसाधन केंद्र स्थापित किए जाते हैं। और अगला पॉइंट अब हम लोग जानेंगे टोली शिक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम टीचिंग। टोली शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, टोली शिक्षण एक शिक्षण विधि मानी जाती है। नंबर 2, टोली शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक शिक्षण कार्य में भाग लेते हैं। नंबर 3, टोली शिक्षण सहकारिता पर आधारित है। नंबर 4, टोली शिक्षण में किसी एक प्रकरण को 2 या 2 से अधिक उसके विभिन्न पक्षों को एक एक करके क्रम में प्रस्तुत करते हैं। नंबर 5, टोली शिक्षण में शिक्षण का उत्तरदायित्व एक शिक्षक का न होकर एक टोली का होता है, अर्थात ये विधि सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। नंबर 6, टोली शिक्षण में शिक्षण की व्यवस्था, योजना, अग्रसर एवं मूल्यांकन आदि सभी पक्षों का निर्धारण मिलकर किया जाता है। नंबर 7, टोली शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों तथा विद्यालय में उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। नंबर 8, टोली शिक्षण में शिक्षक अपनी क्रियाओं एवं स्वयं निर्धारित करते हैं। नंबर 9, टोली शिक्षण अनुदेशन परिस्थितियों को उत्पन्न कराने की एक प्रविधि है। नंबर 10, टोली शिक्षण की योजना लचीली होती है। नंबर 11, टोली शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावी बनाना होता है। और अंतिम पॉइंट है 12वां पॉइंट, टोली शिक्षण में शिक्षकों को आपसी दूरी एवं अलगाव की भावना आइसोलेशन समाप्त हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे सजेशंस फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ टीम टीचिंग। टोली शिक्षण के प्रभावी उपयोग के लिए सुझाव। टोली में ऐसे ही शिक्षकों को सम्मिलित किया जाए जिनकी अभिवृत्ति टोली शिक्षण के अनुरूप हो। टोली के शिक्षकों में सहयोग तथा लगन की भावना होनी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे को टीचिंग सह शिक्षण। सह शिक्षण का अर्थ है कि साथ साथ तथा अर्थात बालक बालिकाओं की एक साथ शिक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षक एवं कक्षाओं की त्रिवेणी में छात्र छात्राओं का शिक्षा पाने के लिए एकत्रित होना सह शिक्षा है। वैदिक काल से ही सह शिक्षा का प्रचलन चला आ रहा है। आश्रम व्यवस्था में भी सह शिक्षा प्रचलित थी। मध्यकाल में सह शिक्षा कम हो गई तथा पुरुषों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। अंग्रेजी शासन में पुराण से सह शिक्षा का प्रारंभ हुआ। महिला वर्ग में जागृति आई तथा उन्होंने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का साहस किया। जैसे जैसे आधुनिकता का विकास हुआ, शिक्षा का प्रसार बढ़ता गया और सह शिक्षा देने हेतु अनेक स्कूल कॉलेज खोले गए। सने सने सह शिक्षा की व्यवस्था प्रायः प्रत्येक स्कूल तथा कॉलेज में की जाने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।